पहला टॉपिक आपका हमारा जो होगा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंचाई वगैरह और कृषि वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो अब हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है वो है नकदी फसलें। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, नकदी फसलें क्या होती हैं दोस्तों, जो सामान्यतः खाद्यान्न के रूप में प्रयोग नहीं होती है, बल्कि उनसे हम व्यापारिक तौर पे बेचकर अधिक मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपकी कपास हो गई, कपास का क्या होता है, सूती वस्त्र बनते हैं। उसी तरीके से आपकी चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई और गन्ने हो गए, ये सब नकदी फसल है। हालांकि कॉफ़ी का हम यूज करते हैं, चाय का भी यूज करते हैं और गन्ने का भी प्रयोग करते हैं, गन्ने चूसने में, चीनी बनाने में। लेकिन इसको नकदी फसल के तौर पे कहा जाता है क्योंकि ये खाद्यान्न सामग्री के अंतर्गत नहीं आती। जैसे खाद्यान्न में आपकी दलहनी फसलें हो गई, खाद्यान्न फसलें हो गई, जैसे गेहूं, चावल, सरसों, राई, मक्का, ये सब खाद्यान्न फसलें होती हैं। लेकिन नकदी फसलें ये होती हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले कपास के लिए बात करेंगे और पूछा जाता है कि कपास को पैदावार करने के लिए कैसी दशाएं चाहिए। तो इसके लिए आप देखोगे, जरा मैं आपको मैप पर दिखाने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि उपोष्ण जलवायु में खरीफ फसल के रूप में इसको माना जाता है। तो किस रूप में इसको माना जाता है, खरीफ फसल में। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या रबी की फसल होती है खरीफ की। तो बिल्कुल ये खरीफ की फसल होती है और इसको लगभग 210 पाला रहित दिन कम से कम चाहिए। यानी इसमें किसी प्रकार का पाला या कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। और पाला और कोहरा कहाँ नहीं पड़ता है, जहाँ पे तट के आप समीप होते हो, समुद्र के समीप होते हो, तो वहां पर इसका प्रभाव कम रहता है। लेकिन आप तट से जितना दूर रहोगे, अंदर स्थल खंड की ओर रहोगे, जैसे यूपी, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कोहरा ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से उन कोहरे और पाले की वजह से इनकी फसल को नुकसान हो जाता है। अगर हम इनकी वर्षा की बात करें तो इनको हल्की वर्षा चाहिए होती है, लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए होती है। और सुअपवाहित मृदा, जिसमें नमी धारण की क्षमता होनी चाहिए। अब काली मृदा जो होती है, जो इसके लिए बहुत फेमस होती है, इसमें नमी धारण की क्षमता भी मानी जाती है। इसीलिए इसको सेल्फ प्लोइंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्फ प्लोइंग। इट मीन्स कि स्वतः जुताई वाली मृदा। कैसी मृदा होती है दोस्तों वो, स्वतः जुताई वाली। क्योंकि जब ये सूख जाती हैं तो इनमें एक दरारें टाइप की पड़ जाती है इस तरीके से, और ऐसा लगता है कि ये खेत खुद ही जोत लिए गए हैं, किसी व्यक्ति ने या किसी जानवर ने या किसी ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं जोते गए हैं। क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, पानी इसमें रुका रहता है। लेकिन सुअपवाहित भी होती है, यानी कि ढाल के साथ साथ ये पानी बाहर चला जाता है। और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में अधिक उत्पादन होता है इसका, अधिक मात्रा में। अब जैसे वो राज्यों की अगर हम बात करें तो आप इसमें देखोगे कि गुजरात हो गया सबसे नंबर 1 पे, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तेलंगाना। अब जरा मैं आपको कुछ और भी ज्योग्राफिकल कंडीशन बताना चाहूँगा जो हम लोग मैप के माध्यम से देख पाएंगे। अब यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया आपको उपोष्ण जलवायु वाली क्षेत्र में, तो यहाँ से जो ये उष्ण जलवायु का क्षेत्र आता है और ऊपर बढ़ते बढ़ते उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र में हो जाता है। वहीं 50 से सेंटीमीटर वर्षा भी चाहिए। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पश्चिमी घाट पे तो वर्षा बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक, पश्चिमी घाट पे वर्षा अधिक होती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कौन से क्षेत्र को चुनते हैं जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इसलिए उत्तर पश्चिमी का मतलब ये जो रीजन होता है आपका राजस्थान, गुजरात वाला रीजन, और वहीं पश्चिमी भारत, ये पूरा का पूरा पश्चिमी भारत होता है और इसमें अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इसीलिए आप देखो कि तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र होता है और तीसरे नंबर पे ये अंदर साइड में तेलंगाना होता है। तो ये 2021-22 का आंकड़ा दिया हुआ है अभी का लेटेस्ट। तो आप यही मान के चलिए कि जो भी कपास उत्पादन में अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो पहले नंबर वो आपको गुजरात को ही रखना है, चाहे वो 21-22 का पूछे या फिर 22-23 का। हालांकि अभी 22-23 का आंकड़ा नहीं था। और दूसरे नंबर पे ऑलवेज महाराष्ट्र आता है। तो पहला और दूसरा ये फिक्स होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें ये लगता है कि ये जो क्षेत्र होता है ये दक्षिण भारत का, जिसको हम त्रिभुजाकार भी कहते हैं, ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है, जिसको हम कहते हैं पठारी क्षेत्र। ठीक है, कैसा क्षेत्र होता है ये दोस्तों, तो ये पठारी क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ पर जो काली मृदा का विकास मिलता है हमें, काली मिट्टी का, हालांकि इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो गुजरात में भी अच्छा खासा, और गुजरात में भी इसकी खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो और आगे डिटेल को इसको समझते हैं। और एक कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं। तो दोस्तों व्हाइट गोल्ड की अगर बात की जाएगी तो आपको कपास को ही कहा जाता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ब्लैक डायमंड, ठीक है, ब्लैक डायमंड करके पूछ ले या जो है कि ब्लैक गोल्ड करके पूछ ले, तो आपको उत्तर लगाना है कोयला। क्योंकि कोयला भी हमारा सोने और हीरे से कम नहीं है, क्योंकि हमारी एनर्जी का
बेसिक लेवल है वो वैसे कच्चा मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट कोयला जो है। तो ब्लैक डायमंड या ब्लैक जो है कि गोल्ड भी कह सकते हो, और उसी तरीके से व्हाइट गोल्ड आप सफेद सोना भी कपास को कह सकते हो, क्योंकि ये जो रेशे होते हैं ना, कपास की जो रुई होती है वो बीज से प्राप्त होती है। हालांकि मेरे नाना जी ने जो है कि अपने खेत में ज़्यादा तो नहीं 10-12 जो है कि पौधे लगाए थे, तो मैं उनसे बीजों से जो है कि वो निकालता था रुई। तो देखोगे आप जरा फूल की तरह जैसे खिला रहता है, यानी कि ऐसा लगेगा कि ऊपर से कवर हो, और कवर जब खुल जाता है उसका ढक्कन, तो उसमें सारा का सारा एकदम बहुत बड़ा बड़ा गुलदस्ता टाइप का खुल जाता है। बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, अगर जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसीलिए तो उसमें कैसी मृदा चाहिए, और मतलब मौसम चाहिए एकदम साफ मौसम, जिसमें कोई पाला नहीं पड़ना चाहिए। और आगे हम इसके बारे में बात करें तो कपास हमारे भारत का देशज पौधा है, यानी हम कहीं से लेकर नहीं आए हैं, बल्कि हमारे भारत का एक पुराना पौधा है, और इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में और मनुस्मृति में भी देखने को मिलता है। तो कभी कभी पूछता है ना कि कपास क्या आपका देशज पौधा है या ब्रिटेन से आया है, अमेरिका से, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कपास हमारा देशज पौधा है, क्योंकि इसका जिक्र हमें ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है। और भारत विश्व का पहला देश है जहां पे कपास की एक संकर किस्म को विकसित किया गया। ध्यान देना, संकर किस्म को, इट मीन्स कि दो किस्मों को आपस में मिला के एक नई किस्म तैयार की गई जेनेटिक रूप में। और सबसे अधिक सूती मिलें कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। ध्यान देना कि सूती मिल सबसे अधिक कहां पर है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हम दूसरी व्यापारिक फसल पे चलते हैं, जिसे हम कपासी फसल जैसे कह रहे हैं, तो वो आपकी कौन सी होगी, नगदी फसल के रूप में। तो दूसरी है आपकी गन्ना। तो अब हम गन्ने के बारे में जरा जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो गन्ने में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात ये भी आता है उष्णकटिबंधीय पौधा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे सबसे अधिक इसकी खेती कहाँ होती है, यूपी में होती है। हालांकि जो पश्चिमी यूपी है वो थोड़ा सा ठंडक एरिया में आता है, लेकिन आपके पूर्वी यूपी में भी खेती अच्छी खासी होती है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है इसकी खेती, और महाराष्ट्र आपका उष्णकटिबंधीय जोन माना जाता है। और अगर हम इसके कुल की बात करें तो ये ग्रैमिनी कुल का पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है, ग्रैमिनी कुल का। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, अगर उष्ण कटिबंध की बात हो रही है तो इट मीन्स कि इसमें सर्दी में तो ये बोया नहीं जाएगा। ये तो मुख्यतः जो है कि खरीफ फसल होती है, यानी इसकी जो खेती होती है वो मई जून के आसपास बोया जाता है, और फिर इसको अक्टूबर नवंबर से काटना शुरू किया जाता है, और लगभग ये जब तक चीनी मिल चलते हैं यानी अप्रैल वगैरह तक ये पूरी की पूरी फसल काटते रहते हैं। गन्ने की फसल उस समय तक आपको मिलेगी। फिर अप्रैल के बाद मई में खेत खाली हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मई जून में दोबारा इसको बो देते हैं। तो जब ये उष्ण कटिबंध का पौधा है, इट मीन्स कि गर्मी वाले क्षेत्रों का, तो गर्मी में तापमान तो आपका 21 डिग्री से 27 डिग्री रहेगा ही रहेगा, लगभग 21 से ऊपर ही रहेगा। और वर्षा की बात करें तो इसको 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। लेकिन इसके लिए जो पाला होता है, जो जाड़ा होता है, वो सर्दियां नुकसान कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसको नहीं चाहिए होता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट जो फसल होती है वो क्या कहलाती है, गन्ना। इसका मतलब हो गया कि सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है इसको, ये कम वाटर में जो है कि काम नहीं कर पाता है। तो गन्ने के लिए हम कहते हैं सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप पश्चिमी यूपी के स्पेशली आप बागपत शहर को देखोगे, ठीक है, या फिर आप शामली शहर को देख सकते हो, या फिर आप मुजफ्फरनगर को देख सकते हो, जो कि भौकाल एक वेब सीरीज आई थी दोस्तों एमएक्स प्लेयर में। उसमें कैसे दिखाया जाता है कि नवनीत सिकेरा आईपीएस हैं, और उसमें एक दो लोग रहते हैं जो दबंग या विरोधी दल के लोग, जो गन्नों की खेती में ही जो है कि पूरी मूवी शूट की हुई है। तो इन क्षेत्रों में आप देखोगे कि हर व्यक्ति ने अपने खेत में एक ट्यूबवेल लगवा रखा है, एक बोरिंग मशीन लगवा रखी है, जिससे गन्ने की खेती को पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए गन्ने की खेती के लिए जो सर्वाधिक भूमि है वो कहाँ पे आती है, उत्तर प्रदेश में आती है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर में 21.80 हेक्टेयर, मतलब ये लाख के साथ है, ठीक है, लाख हेक्टेयर में खेती होती है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र 11.43 लाख हेक्टेयर। तो गन्ने की खेती भी सबसे अधिक यूपी में होती है। और अब तो जो नया आंकड़ा है उससे ये पता चला है कि चीनी का भी उत्पादन सबसे अधिक अब यूपी में होता है। दोनों बातें याद रखना, अभी हम आगे बात करेंगे। 2020-21 के अनुसार अगर आप आंकड़ों को देखोगे तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र होता है, तीसरा कर्नाटक होता है, चौथा गुजरात होता है। तो आपको शुरू के दो पता होने चाहिए कि एक तो होता है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा होता है महाराष्ट्र। तो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, यूपी में। और इसी में जब इस गन्ने का उत्पादन करके जब चीनी मिल में ये गन्ना जाता है चीनी बनने के लिए, तो चीनी उत्पादन प्रक्रम में एक सीरा नाम का एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं किसी कंपनी में रॉ मटेरियल को डाल के, तो उसके द्वारा एक अलग से पदार्थ तैयार कर दिया जाता है जो एक एक्स्ट्रा वेटेज होता है, एक्स्ट्रा।
अब जैसे गन्ने से मुख्य उत्पादन क्या करना था, सीरा करना था, चीनी। तो आप कहोगे सर गन्ने से तो मुख्य उत्पादन हमें चीनी करना था, तो बिल्कुल चीनी मिल में हम चीनी तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसी चीनी के साथ साथ हमें सीरा भी प्राप्त हो रहा है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। इट मीन्स कि हमने इस पे काम नहीं किया, तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हो गया। और इस बाई प्रोडक्ट का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं, ईंधन बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं, और ये बहुत जरूरी रहता है। और सीरा का उपयोग अल्कोहल यानी कि शराब बनाने के निर्माण में भी किया जाता है, एथेनॉल के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक। और धारणीय गन्ना उपक्रम का एक महत्व, जैसे एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कि धारणीय गन्ना उपक्रमण, तो ये जो प्रोजेक्ट है गन्ने के लिए कि कैसे भी गन्ने के किसानों को जो है कि लाभ मिले, तो इसमें पहली चीज बीज की लागत कम हो सकती है अगर आप धारणीय गन्ना उपक्रमण पद्धति अपना रहे हो। ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। अब जैसे हर व्यक्ति ने अपने अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवा रखे हैं, तो ट्यूबवेल से जो है कि ज्यादा पानी खर्च होता है, अगर हम उसे ड्रिप सिंचाई में कन्वर्ट करते हैं। और अंतरा सस्यन की ज्यादा गुंजाइश है, मतलब गन्ने के साथ साथ आप किसी और भी फसल की खेती कर सकते हो। और मतलब इस पहल का जो आरंभ है, इसका आरंभ वो इक्री सेट और WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, ये WWF वो खली वाला और बिक्सो वाला नहीं है कि आप फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। ये WWF जिसका जो आधिकारिक सिंबल है रेड पांडा जो है, तो वर्ल्ड वाइड फंड इसकी एक संयुक्त पहल है जिसको भारत में लागू किया गया 2009 से। तो ये ऐसे क्षेत्रों में गन्ना खेती कराने पर फोकस किया जाता है जहां पर बीज की लागत भी कम हो और सिंचाई करने के लिए अगर पानी की आवश्यकता कम पड़ रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में आप इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हो ड्रिप सिंचाई के रूप में। फिर आगे देखते हैं कि गन्ने के पकने की जो अवधि होती है, और अगर इसमें अगर पाला गिरने लग गया, क्योंकि देखिए अक्टूबर नवंबर में जो है कि गन्ना काटना शुरू होता है, दिसंबर में कटना शुरू हो जाता है एक तरीके से, और उसी समय ठंडी पड़नी शुरू होती है लगभग नवंबर में। और ऐसे में अगर ओस और पाला अगर गिरने लगता है, जो गन्ने की फसल पे क्या करता है, मिठास या शर्करा को कम कर देता है। क्योंकि जब इसमें पानी पड़ता है, क्योंकि गन्ने के ऊपर जब ये पानी पड़ता है पाले का, और कहीं ना कहीं ये ओस होती है जो धूल धुंध की होती है, इस फॉग होता है, तो ये नमकीन टाइप का होता है। और जब ये गन्ने के ऊपर पहुंचकर धीरे धीरे गन्ने के अंदर प्रवेश करता है, तो उसकी मिठास को कम कर देता है। तो पाला जो है कि इसीलिए गेहूं की फसल के लिए भी नुकसानदायक होता है, गन्ने की फसल के लिए भी होता है नुकसानदायक, कपास की फसल के लिए भी नुकसानदायक होता है। और वहीं अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है कि प्रथम 3 चीनी उत्पादक राज्य, पहले महाराष्ट्र होता था नंबर 1 पे, लेकिन अब का ये लेटेस्ट आंकड़ा 2022-23 का कि यूपी पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र है और फिर कर्नाटक है। तो ये आपके चीनी उत्पादन से संबंधित भी आंकड़े बताए मैंने। और विश्व में अगर हम बात करें तो भारत का जो चीनी उत्पादन योगदान है वो लगभग 20.44, यानी अगर पूरी दुनिया मिला के 100% जो है कि चीनी का उत्पादन कर रही है, तो उसमें हमारा भारत जो है लगभग 20.44% का योगदान देता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, क्योंकि आज ये मान के चलो कि आप कोई भी गरीब घर हो, कोई भी अमीर घर हो, हर घर में सुबह सुबह एक चाय तो बनती ही बनती है, ठीक है। और एक चाय शाम में बन रही है, भले शाम में कुछ घरों में न बने, लेकिन सुबह तो बनती है। कुछ घरों में जो है कि अक्सर मीठी चीजें बनती है, लड्डू पेड़े वगैरह कुछ भी। और इतनी अधिक जनसंख्या है तो दोस्तों कंजम्पशन तो होगा ही होगा। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता हो गया। और सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सूती वस्त्र के उद्योग के लिए जो कृषि आधारित उद्योग कहा जा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे कपास की आवश्यकता होती है। कपास की आवश्यकता से ही हम क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे बड़ा उद्योग तो हो गया कृषि आधारित, यानी कृषि की फसल जो रॉ मटेरियल है कपास, उसका प्रोडक्शन करके हम सूती वस्त्र बना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा उद्योग हो गया। दूसरे नंबर पे हम चीनी उद्योग को रखते हैं जो कृषि आधारित है। क्यों? क्योंकि गन्ने की क्या की जाती है, खेती की जाती है, और गन्ना कृषि के अंतर्गत आता है, इसीलिए गन्ने पर ही आधारित चीनी उद्योग चलता है। तो ये भी कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब यहाँ पे हम जरा शक्कर नगर की बात कर लेते हैं। तो शक्कर नगर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो यहाँ पे हम समझा देते हैं कि चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। और चीनी को आप जानते हैं कि शक्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी को शक्कर भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये अब तेलंगाना में स्थित है, क्योंकि पहले जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन 2014 से आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है तेलंगाना। उस समय ये 29वें राज्य के रूप में बना था। तो इसलिए अब जो शक्कर नगर है ये आपके तेलंगाना में स्थित है, कि कहीं ऑप्शन में आप आंध्र प्रदेश मत लगा दीजिएगा। और इसी तरीके से
चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा का मतलब होता है कि कोई भीख मांगने वाला नहीं, मतलब जिसके यहाँ प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। तो हम कहते हैं ना कि भाई कटोरा भर के आपने दिया है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा चीज थी इसलिए आपने कटोरा भर के दे दिया, तो उसे हम कहते हैं यूपी। तो यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारतवर्ष की, पूरे भारत में जो पहली चीनी मिल लगाई गई थी वो लगी थी 1907 में, प्रतापपुर देवरिया में लगाई गई थी। हालांकि बीच में ये बंद हो गई थी, लेकिन योगी गवर्नमेंट के द्वारा इसे दोबारा जो है कि शुरू किया गया। सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चेंज किया गया, सारी इसके कंपोनेंट्स को चेंज किया गया, सारे बॉडी पार्ट्स को चेंज किया गया और दोबारा इस चीनी मिल को शुरू किया गया योगी सरकार के द्वारा। तो ये अच्छी बात है कि प्रतापपुर जो चीनी मिल थी देवरिया की, इसको शुरू किया गया और ये भारत की पहली चीनी मिल थी। और निम्न कारकों की वजह से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग का स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में आपको पता है कि बहुत अधिक मात्रा में गन्ने की खेती होती है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, लेकिन फिर भी जो चीनी उद्योग है वो अब उत्तर भारत में नहीं रुक रहा है, बल्कि दक्षिण भारत की ओर ज्यादा उसकी उपलब्धता हो रही है। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से चीनी का उद्योग अब दक्षिण भारत की ओर खसक रहा है? तो उसमें एक तो आप ये देख सकते हो कि गन्ने का प्रति एकड़ उच्च उत्पादन, यानी अगर हम बात करें 1 एकड़ खेत में अगर हम उत्पादन करने की बात करें, तो मान लीजिए यूपी में जो है कि 60 क्विंटल गेहूं हो रहा है, मतलब गन्ना हो रहा है। और वहीं महाराष्ट्र में अगर हम बात करें या दक्षिण भारत में, तो 1 एकड़ में आपको मिलेगा 80 क्विंटल। ठीक है, 80 क्विंटल जो है कि गन्ना मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एनवायरमेंट भी अच्छा है, जिसकी वजह से उतने ही क्षेत्रफल पे आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है। वहीं गन्ने में शर्करा का अधिक होना, क्यों अधिक होने की बात होती है भाई? क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा है कि अगर गन्ने के पौधे पे अगर पाला गिरेगा तो वो शर्करा को क्या करेगा? मीठा कर देगा। और दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं ये तटीय क्षेत्र हैं, और तटीय क्षेत्र के पास पाला नहीं पड़ता है, यानी कि कोहरा बहुत कम होता है दोस्तों। ठीक है, कोहरा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गन्ने की खेती होती है, इन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में गन्ने की खेती पर पाला नहीं पड़ता और वहां पे शर्करा अधिक रहती है, उसमें मिठास अधिक होती। जबकि आपके उत्तर भारत में, स्पेशली यूपी में आप देखोगे, बिहार में देखोगे, पंजाब में देखोगे, हरियाणा में देखोगे, तो इन क्षेत्रों में आपको गन्ने की फसल पे हिमालय से निकटता होने की वजह से, अब यूपी का जो एरिया पश्चिमी यूपी में बता रहा हूँ, वहां से हरिद्वार की दूरी 155 है, देहरादून की दूरी 188 है। हरिद्वार और देहरादून दोनों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं। मसूरी की दूरी मुश्किल से जो है कि 200 के आसपास किलोमीटर है। तो सोचो दक्षिण भारत जो पहाड़ से बहुत दूर है, तटीय क्षेत्रों पे होने की वजह से वहां पर किसी प्रकार का मौसम ठंडा नहीं होता है, तो इस वजह से भी गन्ने में शर्करा अधिक होती है दक्षिण भारत में। जबकि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल या पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर गन्ने की जो मिठास होती है वो कम हो जाती है। और पेराई का अधिक लंबा मौसम होना कैसे होता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो यूपी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे फादर चीनी मिल में ही थे, तो मैं जानता हूं कि ये नवंबर में जो है कि लगभग चीनी मिल शुरू हो जाती हैं और लगभग मार्च या अप्रैल आते आते ये बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय तक सारा का सारा गन्ना पेराई हो चुकी होती है, चीनी के रूप में बन चुका होता है। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखोगे तो अक्टूबर से ही पेराई शुरू हो जाती है और लगभग मई जून तक चलती रहती है। इसलिए किसानों को यहाँ फायदा ज्यादा होता है, तो इसलिए वो ज्यादा मात्रा में गन्ने का प्रोडक्शन करते हैं और ज्यादा मात्रा में वहाँ चीनी भी होती है। हालांकि फिर भी टोटल प्रोडक्शन में इस बार गन्ना और चीनी, हालांकि गन्ने में तो पहले से ही था यूपी, लेकिन अब चीनी में भी यूपी पहले नंबर पे आ गया। अब इसी में हम देखें कि गन्ना प्रजनन केंद्र एक होता है 1912 में, जिसको स्टैब्लिश किया गया था कोयम्बटूर तमिलनाडु में, लेकिन एक होता है गन्ना अनुसंधान केंद्र 1952 में स्टैब्लिश किया गया, ये लखनऊ यूपी में। तो दोनों में बस एक ही अंतर है, गन्ने का अगर प्रजनन केंद्र पूछा जाए, यानी कि उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करने की बात की जा रही हो, तो तमिलनाडु कोयम्बटूर हो जाएगा। अगर गन्ने के ऊपर रिसर्च करने की बात हो रही है, तो रिसर्च में आप उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी रिसर्च करोगे, उनकी पत्तियों पर, उनके ऊपर होने वाली बीमारियों पर, उनके रोग पर, उनसे छिड़काव पे, हर चीज पे आप रिसर्च करोगे। तो वो 1952 में लखनऊ में स्टैब्लिश किया गया। तो कई बार ये दोनों स्टेटमेंट आपको मिलाने के लिए दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको लगता है सर हमने तो यूपी स्पेशल पढ़ा था और वहां तो केवल यही था, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये दोनों प्रश्न जो है कि कई बार आपसे
मिलाने के लिए पूछा जाता है। और इसी तरीके से गन्ने की अडसाली फसल पकने हेतु 18 माह का समय लेती है और इसकी खेती मुख्यतः दक्षिण भारत में ही की जाती है। ये अडसाली फसल एक अलग प्रकार की फसल है जिसमें 1.5 साल का समय लगता है। नहीं तो मैंने आपको बताया कि अगर आप मई जून में अगर आप बो देते हैं अपने फसल को, तो ये मान के चलिए कि आप नवंबर से जो है कि उसकी कटाई करना शुरू कर सकते हैं। तो केवल कितने महीने का गैप है? 5 से 6 महीने का। लेकिन इसके लिए 1.5 महीने का गैप, 1.5 साल का गैप आ रहा है। तो ये एक अलग प्रकार की फसल होती है अडसाली। तो इसको भी पूछा जाता है, इसलिए आप याद रख लीजिएगा इसे ध्यान से। तो ये सामान्यतः कहाँ पे बोया जाता है? महाराष्ट्र में ही बोया जाता है, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होता है। और इनकी बुवाई जो है कि जुलाई अगस्त में होती है और फिर अगला 1 साल पूरा बीतता है, फिर 6 महीने और जोड़ लो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि गन्ने को थोड़ी बहुत सिंचाई भी चाहिए। मैंने बताया भी था भी कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र में होता है। अच्छा, यूपी में गन्ना एवं चीनी का उत्पादन अब सर्वाधिक होता है, जबकि महाराष्ट्र में गन्ने की प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ 1 हेक्टेयर खेत पर महाराष्ट्र में फसल बो रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1 हेक्टेयर खेत पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 5 क्विंटल जो है कि गन्ना हो जाता है। और अगर हम यूपी में अगर उसी 1 हेक्टेयर भूमि पर बोते हैं तो यहाँ पर केवल 2 क्विंटल गन्ना हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी किसकी है? इसकी है। लेकिन अब मैं कहूँ कि महाराष्ट्र में जितना भी गन्ना हो रहा है वो मान लो कि 100 क्विंटल गन्ना हो गया महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन यूपी में अगर मैं मान लूँ तो 220 क्विंटल गन्ना हो गया। तो प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पे हुआ? यूपी में हो गया सबसे अधिक। लेकिन प्रोडक्टिविटी कहाँ की है सबसे अधिक? वो महाराष्ट्र की है, क्योंकि सेम क्षेत्रफल पे, एक समान क्षेत्रफल पे गन्ना सबसे अधिक महाराष्ट्र में पैदा होता है। तो वहां की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। और CO.1148 ये एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की, ये महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की। तो ये तो होगी दूसरी आपकी बागानी फसल। अब जरा हम मूंगफली के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस पे बस 2 पॉइंट आपको बताऊंगा, क्योंकि अब जो आगे के पॉइंट आ रहे हैं वो एक ऐसे पॉइंट हो रहे हैं जो डायरेक्टली फैक्ट के रूप में आपसे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है उनके बारे में। जैसे मूंगफली के लिए आवश्यक दशाएं कैसी चाहिए? तो मूंगफली भी क्या है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है। तो जो गर्मी वाले क्षेत्रों में होता है, इसलिए इसका तापमान भी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये भी 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए इसको। और पेगिंग एक लाभकारी इसके लिए प्रक्रिया मानी जाती है। तो कई बार प्रश्न आता है कि जो पेगिंग फसल मतलब पेगिंग जो प्रक्रिया होती है ये किस फसल से संबंधित होती है? तो आपको बताना होता है ये मूंगफली से संबंधित होती है। और अब देखते हैं सोयाबीन के बारे में, ठीक है। तो सोयाबीन में देखोगे तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा और 6 से 6.5 पीएच वाली एक अम्लीय दोमट मृदा, यानी कि अम्लीय भी होनी चाहिए और दोमट मृदा भी होनी चाहिए। वहीं सरसों की दशा के लिए अगर हम बात करें तो सरसों के लिए टेम्परेचर 15 से 25। अच्छा, सरसों की खेती किसके साथ होती है? मैंने आपको बताया है कि क्लास में, जब हम लोग कल की क्लास कर रहे थे, कि गेहूं के साथ आप सरसों की खेती कर सकते हो, क्योंकि ये कौन सी फसल होती है? शीत ऋतु की फसल होती है, जिसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है जाड़ों में और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब जैसे अभी गेहूं की फसल किसानों के द्वारा बोई गई है, तो जो खाली जमीन थी उस जमीन पर या गेहूं के साथ ही उन्होंने क्या किया? सरसों को भी बो दिया, जिसे पीले पीले फूल आपको थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे। अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो सरसों की पत्ती छोटी है, साग ही आ रहा है उसका। मान के चलो कि 1 आध महीने बाद जनवरी के सेकेंड वीक में आपको सरसों में हल्के हल्के फूल देखने को मिलेंगे गेहूं के साथ ही साथ। तो जब ये जाड़े की फसल, तो यहाँ पे टेम्परेचर 15 से 25 और वर्षा कैसी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख तिलहनी फसलें हैं जो तिलहनी फसलें होती हैं, जैसे तोरिया हो गई, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, बिनौला। इन सभी के जो है कि तेल को निकाला जाता है और तेल को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? सरसों के तेल का, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। अगर वहीं आप तिल के तेल की बात करें, अलसी के तेल की बात करें, अरंडी के तेल की बात करें, सोयाबीन के तेल की, तो ये महंगा तेल होता है और इसको रेगुलर यूज कर पाना मुश्किल होता है मिडिल क्लास फैमिली में। हालांकि हायर फैमिली में तो यूज होता है बढ़िया बढ़िया तेल, अलसी वगैरह, क्योंकि आप रोज सब्जी खा रहे हो और रोज सब्जी पानी में नहीं पका रहे हो, तेल में पका रहे हो। अगर तेल की क्वालिटी अच्छी है तो नो डाउट आपकी बॉडी का हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। अब इसी में अगर हम देखें कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? मूंगफली होती है, क्योंकि मूंगफली आपकी खरीफ की फसल होती है, ठीक है। तो इसीलिए तो जाड़े में जो है कि मूंगफली पक के मार्केट में आ जाती है, जब अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में, तो गरम गरम मूंगफली आपको खाने को मिलती है। भट्टियां वगैरह देखने को मिलती है जहाँ पे गरम मूंगफली जो है कि बनाई जाती है।
मतलब गर्म मूंगफली तैयार की जाती है। तो भाई मूंगफली खेत में कब बोई गई होगी? खरीफ के समय में, यानी मई जून में बो दी गई होगी और अक्टूबर नवंबर में निकाल के अब मार्केट में आने लगी है। और यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। देखिए ये तो मैंने बताया कि ये खरीफ फसल है। जबकि गेहूं की बात करूंगा तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय रबी फसल होती है और सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, क्योंकि गेहूं की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं होती है, लेकिन कुछ मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जबकि मूंगफली के लिए आप कम पानी भी दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर सोयाबीन से संबंधित कुछ आंकड़े हम लोग कवर करेंगे। तो सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो 2021-22 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है कि 5.47 मिलियन टन है, मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन और राजस्थान 0.93 मिलियन टन। तो यहाँ पर ये जो आंकड़ा है, महाराष्ट्र सबसे आगे, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान तीसरे नंबर पे आता है। वहीं सोयाबीन की खेती का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर होता है 2022 के आंकड़े के अनुसार, तो सबसे अधिक जो सोयाबीन के लिए खेती की जाती है वो की जाती है मध्य प्रदेश में, यानी कि 5.06 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का लगभग 44% होता है। सबसे अधिक खेती सोयाबीन की महाराष्ट्र एमपी में होती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। और अब जरा तिलहन की बात कर लें तो तिलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार तिलहन सबसे अधिक पैदा हो रही है राजस्थान में, दूसरे नंबर पे एमपी और तीसरे नंबर पे गुजरात आता है। उसी तरीके से मूंगफली की अगर हम बात करें 22-23 के सर्वे के अनुसार तो सबसे अधिक मूंगफली होती है गुजरात में, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। तो अब आप यहाँ पे मिलियन टन को चाहे तो रेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको आंकड़ा अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई मतलब नहीं बनता है। आपको स्टेट याद होना चाहिए। वहीं अगर हम देखें कि मूंगफली की जो प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं, यानी कि जिसकी प्रोडक्टिविटी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे 1 हेक्टेयर में पूछ रहा है ना कि 1 हेक्टेयर में कितना अधिक उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु में। जबकि मैंने अभी क्या बताया आपको, टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपका गुजरात नंबर 1 पे आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 हेक्टेयर में सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है, दूसरा राजस्थान में होता है, तीसरा आपका गुजरात हो जाएगा। फिर यहाँ पे सरसों की अन्य प्रजातियां, अब यहाँ पे सरसों की कुछ अन्य प्रजातियां जैसे पूसा गोल्ड हो गया, वरुणा हो गया, पूसा जय किसान हो गया, पीताम्बरी हो गया, तो ये सभी फसलें आपकी सरसों से संबंधित हैं। तो ये तो थी दोस्तों सरसों की कुछ अन्य प्रजातियां। वहीं अगर आप देखोगे कि मृदा में अगर क्षारीयता की कमी हो रही है या क्षारीयता की वृद्धि करनी है तो आप जिप्सम मिला सकते हो और अम्लीयता के लिए चूना मिला सकते हो कि अम्लीयता को कम करना हो तो जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता मूंगफली की फसल के लिए सामान्यतः होती है। यानी अगर आपको चाहिए कि मूंगफली अगर अच्छी करनी है, पैदावार अच्छी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जिप्सम की मात्रा को मिला लेना चाहिए। अच्छा, एक और फसल आती है आपकी कुसुम। कुसुम क्या है, तिलहनी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। ठीक, ये पूछा गया था पीवाईक्यू में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया था। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि तेल का औसत प्रतिशत क्या है। तेल का औसत प्रतिशत क्या है, तो तेल का जो औसतन प्रतिशत है कि तेल देखो हर एक फसल में निकलता है, तिलहन फसल है तो भाई तेल तो निकलेगा ही। जैसे तिल में तेल निकलता है, मूंगफली में निकलता है, सूरजमुखी में निकलता है, सोयाबीन में। तो सबसे अधिक जो हमें तेल की मात्रा प्राप्त होती है वो होती है हमें तिल में प्राप्त होती है। अगर आप 100 किलो जो है कि अगर आप तिल पिरवाते हो, मतलब तिल लेके जाते हो मशीन पर, तो आपको लगभग 52 लीटर जो है कि तेल मिल जाएगा। अगर आप मूंगफली लेके जा रहे हो 100 किलोग्राम, तो उसे अगर आप पेराई के लिए दोगे तो 48% आपका तेल निकलेगा, मतलब 48 लीटर तेल निकलेगा। अगर आप लोग अब जैसे अगर आप लोग सरसों का तेल पिरवाने जाते हो तो आप देखोगे कि 10 किलो अगर आप सरसों ले रहे हो, या यूं कहूं कि मैं इसको दूसरी भाषा में कि अगर आप 100 किलोग्राम सरसों लेके जाते हो तो वहां से आपको बहुत मिलेगा, तो 22 लीटर से लेके 25 लीटर ही तेल मिल पाएगा। हालांकि आप लोगों ने घर में ये काम जरूर किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि चौथाई तेल निकलता है सरसों का। अगर आप 10 किलो जो है कि सरसों लेकर जा रहे हो किसी चक्की पर पिरवाने, तो आपको कितना तेल मिलेगा, 2.5 लीटर के आसपास तेल मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। वो भी कौन सी सरसों, जो आपकी पीली सरसों होती है। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कौन सी तिलहन फसल है जहां से तेल सबसे अधिक प्राप्त होगा, तो तिल से, फिर मूंगफली से 48%, सूरजमुखी से 42% और सोयाबीन से 40%। अब जरा हम दलहनी फसलों की बात करेंगे जो हमारा एक अलग चैप्टर है। तो दलहनी फसलों में अगर हम देखें तो जो दालें होती हैं जैसे उड़द की दाल हो गई, मूंग की दाल
दाल हो गई, चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई या तूर की दाल हो गई। तो ये अलग अलग प्रकार की दालें होती हैं। तो हम दालों की बात करें तो उड़द की खेती खरीफ एवं रबी दोनों में ही की जाती है। पिछले 3 दशकों से रबी की दलहन फसलों में लगभग 150% की वृद्धि हुई है। और दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता विश्व में कौन है? भारत है भाई। इसीलिए भारत में सबसे अधिक दालों की उत्पादन होता है, सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है दालों का। लेकिन फिर भी हम उसको निर्यात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोटीन का जो प्रमुख स्रोत है वो दाल है। अमीर परिवार देखिए मुश्किल से 10% है जो प्रोटीन की कमी के लिए दाल की जगह और भी अच्छी अच्छी चीजों को खाते हैं। लेकिन मध्यम परिवार और जो गरीब परिवार है उसकी संख्या करोड़ों में है। 100 करोड़ लगभग जो है कि गरीब और मध्यम परिवार है। और यहाँ पर प्रोटीन के लिए सबसे बेहतर मानक होता है दाल। तो इसीलिए दाल हमारी प्रोडक्शन भले अधिक होती है, लेकिन हम प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए भारत में ही उसका कंजम्पशन भी कर लेते हैं, उसको निर्यात हम नहीं करते हैं। और दूसरे लेवल पर जो उपभोक्ता की बात करें या उत्पादक की, तो केवल म्यांमार आता है सेकंड नंबर पे जो उत्पादक में, उपभोक्ता वहां पे नहीं है। क्योंकि म्यांमार में उत्पादन तो सेकंड नंबर पे होता है, लेकिन उतनी जनसंख्या नहीं है कि वहां पे उपभोक्ता के रूप में उसका यूज हो सके। हालांकि भारत उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में ही अधिक है। और दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण भारत दालों का आयात भी करता है, निर्यात तो करता ही नहीं है, आयात भी करता है अगर उसे आवश्यकता पड़ती है तो। कुल दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अगर हम बात करें कुल दाल, अब जैसे कुल दाल में आपको कौन कौन सी मिलेगी, जैसे आप देखो चने की दाल मिल सकती है, अरहर की दाल मिल सकती है, मूंग की दाल मिल सकती है, उड़द की दाल मिल सकती है, तूर की दाल मिल सकती है, ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं जो आप लोग खाते होंगे, मसूर की दाल होती है एक, देखिए। तो इन सभी प्रकार की अगर दालों के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे अधिक दलहनी फसल कहाँ पे होती है, मतलब दालों का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है। वहीं दूसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान। आगे देखें, दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में लगभग कितनी नाइट्रोजन होती है, 78%। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि 78% होने के बाद भी मिट्टी में डायरेक्ट नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पाती है, बल्कि वो नाइट्रेट की अवस्था में प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था में प्राप्त होती है दोस्तों? नाइट्रेट के फॉर्म में मिट्टी प्राप्त करती है नाइट्रोजन को। लेकिन इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम बहुत सारी फसलों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे माइकोराइजा हो गया, राइजोबियम हो गया, और सनई हो गया, ढैंचा हो गया। ये सब वो फसलें हैं जो कहीं ना कहीं मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाती हैं। तो दलहनी फसलें जो होती हैं ये हवा से नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेती हैं, क्षमता होती है इनके पास। जैसे कोबाल्ट देखें, राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। अब अगर दलहनी फसलों में अगर राइजोबियम मिलता है तो इसका मतलब है कि वो क्या करता है, राइजोबियम ही फसलों में, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा को प्रवेश कराता है हवा से लेकर, तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में भी ये सहायक होते हैं। तो कोबाल्ट हो गया, राइजोबियम हो गया, ये दोनों नाइट्रोजन और विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब जरा राइजोबियम के बारे में और भी कुछ जाने, तो राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। अब जैसे कि ये राइजोबियम एक तरीके से बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ठीक है। जैसे मान लो ये दलहनी फसलों का एक पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी जड़ें होती है ना, इन्हीं जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इन्हीं जड़ों में पाया जाता है वो आपका राइजोबियम जीवाणु। और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट की फॉर्म में मिट्टी को प्रदान कराता है, पौधों को प्रदान कराता है। तो ये पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। और कोबाल्ट की बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट पर देखते हैं। और यहाँ पर आप कुछ फसलों को देखेंगे जो उनकी प्रजाति होती है, उनसे पूछा जाता है। जैसे नीलम एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ये आम की प्रजाति है। चंद्रा एक प्रजाति है मूंगफली की। पंत L406 ये मसूर की प्रजाति है। और वरुणा की बात करें तो ये सरसों की प्रजाति है। तो ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। क्योंकि जिन पॉइंट को मैं अगर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ दोस्तों, तो ये मान के चलो कि आपको उसे अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वहां से वो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वरुणा कई बार पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं चना, मटर, मूंग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। भाई बिल्कुल करेंगी। ये चना, मटर, मूंग ही नहीं, बल्कि उड़द भी हो गया, अरहर भी हो गया, तिलहन, मतलब जितनी भी दलहनी फसलें हैं ये सभी की सभी जो है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। अच्छा, दलहनी फसलों में जो संतुलित खाद का जो अनुपात होता है,
अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पी से फास्फोरस हो गया, के से पोटेशियम हो गया और एन से नाइट्रोजन। तो इनका जो उत्पादन होता है, इनकी संतुलित जो खाद होती है, तो अनुपात एक होता है। नाइट्रोजन अगर 0 है तो 0:1:1 हो सकता है, या फिर अगर आप एक एक की वृद्धि करो तो 1:2:2 हो गया, या फिर आप इसको 1:2:3। तो इस रेशियो में से कोई भी एक रेशियो आपसे पूछा जा सकता है एनपीके के अनुपात के लिए, कि हम दलहनी फसलों में कितना अनुपात रखना चाहिए संतुलित खाद के लिए। फिर यहाँ हम देखते हैं कि अरहर की प्रजाति भारतवर्ष में, यानी अरहर की जो उत्पत्ति थी भारतवर्ष में ही हुई, और मुख्य प्रजातियां जैसे अमर हो गया, मालवी हो गई, आजाद, बहार, पारस और भी कई सारी प्रजाति हैं। आप देखोगे कि भारत में सबसे अधिक जो खाद्यान्न में दाल का प्रयोग होता है वो अरहर होते हैं, और इसी वजह से अरहर का रेट दोस्तों इस समय 160 रुपए किलो है। उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि जिस दाल की डिमांड ज्यादा होती है उस दाल की कीमत भी बढ़ती है। वहीं आप मूंग को देख लो, मसूर को देख लो, ये सब 120 रुपए किलो होंगी या 130 रुपए किलो, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अरहर की डिमांड ज्यादा होती है, जबकि अरहर से ज्यादा अन्य दालों में जो है कि आपको विटामिन और प्रोटीन्स मिलते हैं। लेकिन अरहर की दाल थोड़ी छौंक वगैरह लगा के अच्छी लगती है, खाने में टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए उस दाल को प्रिफर किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अरहर की उत्पत्ति कहाँ हुई है, भारतवर्ष में। जैसे हमने बताया कि कपास की उत्पत्ति हमारे भारतवर्ष में हुई है, वो उसका देशज पौधा है। उसी तरीके से अपर्णा की बात करें तो ये मटर की एक पत्ती विहीन प्रजाति है, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति, यानी इसमें बहुत ही कम पत्तियां होती है या तो होती ही नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे रिपीट किया गया कि सरसों की एक फसल होती है, मतलब प्रजाति वरुणा, मटर की सपना, मूंगफली की कौशल। अच्छा, एक इसको भी कई बार पूछा गया आरओ यारो में भी, यूपी पीसीएस में, एक तो वरुणा पूछा गया और एक कौशल पूछा गया। तो वरुणा हो जाएगी आपकी सरसों की और कौशल हो जाएगी आपकी मूंगफली की। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसे जरूर से याद रख लेना, कौशल और वरुणा। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर पे, रेशम के बारे में जरा जानकारी कलेक्ट करते हैं हम लोग। तो भारत रेशम की 5 सभी ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों, जैसे मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर, ओक टसर, ईरी और मूंगा, तो इस तरीके से आप देखोगे कि भारत 5 जो है कि वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करता है, जिसमें एक होती है मलबरी रेशम, दूसरा होता है ट्रॉपिकल टसर रेशम, तीसरा होता है ओक टसर, चौथा होता है ईरी और पांचवा होता है मूंगा। कभी कभी जो रिपोर्ट आती है भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें ओक टसर और ट्रॉपिकल टसर दोनों को मिला के केवल टसर नाम दे दिया जाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ध्यान देना कि जितनी भी 5 सभी ज्ञात श्रेणियां है ना, उसका केवल और केवल एकमात्र ऐसा देश है हमारा भारत जहां पे प्रोडक्शन होता है। जैसे सिल्क रूट आपने पढ़ा है चाइना में, भाई सिल्क रूट आपने पढ़ा होगा ना, वेनसांग वगैरह के समय से है, वो हिस्टोरिकल पीरियड है। तो वहां सिल्क रूट का मतलब होता है रेशम का रूट। तो वहां पे रेशम की पैदावार होती है, लेकिन 5 किस्म की नहीं होती है। 5 किस्म की रेशम केवल और केवल भारत में ही मिलती है पूरी दुनिया में। और भारत विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, क्योंकि रेशम का सबसे अधिक उत्पादन चाइना में होता है। अब अगर हम भारत के अंतर्गत राज्यों की बात करें कि सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य कौन से होंगे, तो पहले नंबर पे आता है आपका कर्नाटक, जो कि 33.43% का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो पहले नंबर पे क्या है आपका, कर्नाटक हो गया, दूसरे पे आंध्र प्रदेश हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कर्नाटक किस प्रकार के रेशम में जो है कि अग्रणी है, तो सहतूत रेशम में सबसे अग्रणी है, यानी कि सहतूती जो रेशम होती है उसका सबसे अधिक उत्पादन यहीं पर किया जाता है, कर्नाटक में। फिर इसी तरीके से कुछ प्रमुख जो है कि उत्पादक राज्य हैं, जैसे अगर हम टसर रेशम की बात करें, अब यहाँ पे टसर में आपका ट्रॉपिकल भी टसर हो जाएगा और आपका दूसरा टसर जो है उसकी बात भी हो जाएगी। तो दूसरा जो था दोस्तों, जैसे टसर में एक तो आपका ट्रॉपिकल हो गया और एक ओक हो गया, तो टसर में ट्रॉपिकल और ओक, ये दोनों ही टसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड में 76%। अगर हम ईरी रेशम की बात करें तो इसका असम में होता है सबसे अधिक पूरे भारत में 70%। मूंगा रेशम की बात करें तो असम में ही सबसे अधिक होती है 82%। और सहतूत रेशम की बात करें तो कर्नाटक में होती है सबसे अधिक 44%। अब आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए कि रेशम का जो है कि सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर रेशम की प्रजाति के तहत पूछा जाए कि भाई मूंगा रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको कर्नाटक ऑप्शन नहीं लगाना, फिर आपको असम ऑप्शन लगाना है। या आपसे पूछ ले सहतूत रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। तो इस तरीके से रेशम की कैटेगरी वाइज भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 हो गए, और इसी टसर में एक 5वां निकल जाएगा, ओक ले लो या ट्रॉपिकल ले लो। फिर इसी तरीके से, और अब हम उसी के बाद देखेंगे कि भारत को
3/4, ध्यान देना, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। कहाँ से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से, क्योंकि कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे आता है और आंध्र प्रदेश आपका सेकंड नंबर पे आता है। क्योंकि पूरे भारत का अगर मान लीजिए 100% अगर रेशम का प्रोडक्शन हो रहा है तो 3/4 का मतलब हो गया 75%, और 75% केवल 2 ही राज्यों में होता है, कर्नाटक और दूसरा आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा होता है दोस्तों, तो टसर रेशम के लिए जो है कि आपका हो जाता है झारखंड। लेकिन जब उसके 2 कैटेगरी डिवाइड करोगे आप ना, ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर, तो ट्रॉपिकल तो होता है झारखंड में और ओक कहाँ पे होता है? मणिपुर में। जैसे ईरी और मूंगा ये दोनों ही रेशम कहाँ पे होते हैं? असम में पढ़े। और सातूती रेशम कहाँ पर होते हैं? तो हमने कर्नाटक पढ़ लिया। इसी तरीके से ट्रॉपिकल टसर आपका झारखंड में होता है और ओक टसर आपका मणिपुर में होता है। और कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है। रेशमी वस्त्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक रेशम होता है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपके बागानी फसल की ओर। किसकी ओर चलते हैं? बागानी फसल की ओर। तो जरा बागानी फसल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बागानी फसल में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफी की, यानी कहवा। बागानी का मतलब होता है जो बागान में जो है कि जिनकी प्रोडक्शन की जाती है, बागान में जिनकी खेती की जाती है, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, इनकी खेती होती है। तो कहवा के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा की नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हीट नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर नॉर्मली 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इनको वर्षा बहुत अच्छी चाहिए होती है, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, तो इनके लिए वर्षा जो है कि बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। लेकिन टेम्परेचर आप इसका कम भी रखोगे ना तो चल जाएगा। और ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा निर्मित मृदा चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो पानी होता है वो बहते हुए चले जाना चाहिए, इनकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ पे पेड़ लग गए, ठीक है, इनकी यहाँ पे पत्ती है, कॉफी हो गई, ये सब चीजें, तो इनकी यहाँ पे पेड़ों पे पानी रुकना नहीं चाहिए, इनकी जड़ में बस भीगते हुए आगे निकल जाना चाहिए, इसलिए ढलवा भूमि इनको चाहिए होती है। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बात करें। अब कॉफी का प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में लगभग 70%, फिर केरल में होता है 20% और तमिलनाडु में होता है 5%। तो आप देखोगे 95% लगभग इन्हीं 3 राज्यों में ही हो जाती है। और ये तीनों ही राज्य आपके नीलगिरी गांठ से संबंधित है, क्योंकि नीलगिरी जो पहाड़ी है वो इन तीनों ही राज्यों से संबंधित है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो कॉफी और चाय में कुछ असमानता होती है, तो जरा उसको पहले पकड़ते हैं कि कॉफी बीजों द्वारा प्रवर्धित होती है, यानी तैयार की जाती है, क्योंकि हम कॉफी के बीज देखते हैं, जबकि चाय जो है डाली कलम अर्थात पत्तियों से तैयार की जाती है। आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में, आसाम वगैरह में कुछ महिलाएं अपने कंधों पे एक छोटी सी डलिया रखी रहती है और उसमें उन पत्तियों को तोड़ते हुए जो है कि अपने डाली में इकट्ठा करती हैं। तो क्यों दिखाया जाता है कि ताकि वो वहां से उन पत्तियों से जो है कि डाली कलम से उनका प्रवर्धन कर सके, उन्हें तैयार कर सके। और इसी तरीके से कॉफी आपका उष्ण कटिबंधीय फसल है, जबकि चाय आपकी उष्ण कटिबंधीय भी है और उपोष्ण भी है। इसीलिए चाय की खेती आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी होती है, तो आसाम में भी होती है और दक्षिण भारत में भी कुछ राज्यों में होती है। तो यानी गर्म क्षेत्र में और ठंडे क्षेत्र दोनों में ही इसकी खेती की जा सकती है। अब जैसे कर्नाटक का चिकमंगलुरु जिला कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक का जो चिकमंगलुरु जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी उत्पादन के लिए। और भारत में सर्वप्रथम यहीं पर उगाई गई थी कॉफी। सबसे पहले कॉफी कहाँ उगाई गई? चिकमंगलुरु में। जबकि मांड्या जिला यानी कर्नाटक शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कर्नाटक में एक मांड्या जिला होगा, वो शर्करा यानी चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि चिकमंगलुरु की बात करें तो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा। इसी तरीके से शक्कर नगर की मैंने बात बताई थी अभी आपको, तो वो तेलंगाना के अंतर्गत है। अब यहाँ पर हम कुछ कॉफी के उत्पादन क्षेत्रों को जरा देख लेते हैं कि कॉफी के कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं, किस राज्य में है। तो जैसे आप अगर बात करोगे, चिकमंगलुरु हो गया, कोडागू हो गया, हासन हो गया, ये तीनों ही कॉफी या कहवा के प्रोडक्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि कर्नाटक में स्थित है। वैसे वायनाड हो गया, त्रावणकोर हो गया, नेल्यामथी हो गया, ये तीनों ही क्षेत्र आपके केरल में हो जाएंगे। वैसे पुलनेज हो गया, नीलगिरी, सेवराय, सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर, ये सभी तमिलनाडु में स्थित है कॉफी के उत्पादन के लिए। और इसमें पुलनेज को आपको याद रखना है, क्योंकि पुलनेज कई बार पूछा जा चुका है। अब चाय के लिए आवश्यक दशा पूछ लेते हैं जरा। चाय के लिए कि चाय का अगर आपको प्रोडक्शन करना तो कैसी दशा चाहिए, तो पहली टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और वर्षा की बात करें तो 150 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। जबकि मैंने कॉफी के लिए कितना बताया? 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, यानी उसके लिए वर्षा जो है कि आपकी उष्ण कटिबंध वाली नहीं चाहिए,
मतलब टेम्परेचर जो है कि शीत ऋतु वाला चाहिए, लेकिन वर्षा उसकी भी 150 से 200 और ढलवा युक्त पहाड़ी उसकी भी थी और चाय की भी है। अब रबड़ के लिए दशा देख ले तो गर्म और नम दोनों ही प्रकार की जलवायु में होती है। 25 डिग्री से 28 डिग्री इसका टेम्परेचर चाहिए। 300 सेंटीमीटर से औसत वर्षा चाहिए, यानी कि रबर के खेत में या रबर के पौधे के लिए वर्षा अधिक मात्रा में चाहिए। और चीन के बाद भारत दूसरा चाय उत्पादक देश है और उपभोक्ता में सबसे एक, क्योंकि भारत में आज हर घर में और हर दुकान की टपरी पे चाय पी जा रही है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है तो भाई सभी चाय पी रहे हैं, तो इसलिए उपभोग के मामले में तो सबसे नंबर 1 है, लेकिन उत्पादन के मामले में चीन के बाद आता है। अब यहां देखें कि भारत में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जैसे असम में होती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होती है, वहीं केरल और तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। हालांकि कुछ जगह पे जैसे त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार, ओडिशा, इनमें भी छोटे स्तर पर चाय का उत्पादन किया जाता है। इट मीन्स कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे चाय का उत्पादन करते हैं। और चाय उत्पादक सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा पहले असम, फिर दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। तो पहले नंबर पे आएगा असम और दूसरे नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल चाय के प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे भारत चाय निर्यातक में 4th स्थान पे आता है, क्योंकि चाय का निर्यात भी करता है भारत, लेकिन 4th स्थान पे। और ग्रीन कोल्ड की अगर हम बात करें तो ये चाय की एक प्रजाति के रूप में जाना जाता है, ग्रीन कोल्ड को। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा, क्योंकि जो कुल 75% यानी कि अगर 100% रबर का उत्पादन हो रहा है तो उसमें सबसे अधिक जो रबर का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, केरल में होता है। और प्रमुख रबर उत्पादक जिलों की बात करें तो केरल में आपको एर्नाकुलम मिलेगा, कोट्टायम मिलेगा, कोझिकोड मिलेगा, कोल्लम मिलेगा। अब यहाँ पे रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। उद्दीपक फसलों की बात करें तो उद्दीपक फसलों में दोस्तों जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, तंबाकू हो गया, अफीम हो गया, पोस्ता हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया, सुपारी हो गया, ये सभी उद्दीपक फसल होती है जो हमारे ब्रेन को जो है कि उद्दीपक की तरह काम करती है, स्टिमुलस की तरह, यानी हमारी बॉडी को जो है कि एक्टिव कर देती है। जैसे चाय पी के, कॉफी पी के हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, और तंबाकू खा के ज्ञान बहुत तेजी से निकलता है, लोग ज्ञान बहुत तेज देते हैं। इसी तरीके से हम एक टी बोर्ड पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने एक ही साल 2022 में 2 प्रश्न पूछे थे चाय बोर्ड से रिलेटेड, जो कि बहुत ही लोगों के गलत हो गए थे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि 1 अप्रैल 1954 को, ध्यान देना, 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 पारित किया गया। इसके अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय बनाया गया ये, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ये काम कर रहा था। हेडक्वार्टर चाय का कहाँ पर है, चाय बोर्ड का कलकत्ता में है, और एक इनका विदेशी कार्यालय भी है। हालांकि जब यूपीएससी ने पूछा था तब 2 कार्यालय थे, एक तो मास्को रूस में था और दूसरा दुबई में था, लेकिन दुबई का बंद हो चुका है जो कि यूएई के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी वर्तमान में मास्को का कार्यरत है। किस राज्य में, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। हालांकि रबर के लिए सबसे आगे कौन था, केरल था। कहवा के सबसे आगे कौन था, कर्नाटक था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिक्स रूप में कि कहवा की खेती भी अच्छी होती है, रबर की भी होती है, तंबाकू की भी, तो उसमें हो जाएगा कर्नाटक पहला, दूसरा तमिलनाडु हो जाएगा। भारत की प्रमुख बागानी फसलें जैसे नारियल हो गया, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबर, ये सब प्रमुख भारत की बागानी फसलें हैं। अब चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, असम हो जाएगा। तंबाकू में अग्रणी उत्पादन कौन करता है, गुजरात करता है। कहवा में यानी कॉफी में कर्नाटक करेगा। जूट में पश्चिम बंगाल करेगा। इसी तरीके से तंबाकू के उत्पादक राज्य में गुजरात नंबर 1 पे है, फिर आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे, उत्तर प्रदेश आपका तीसरे नंबर पे। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, और फिर तीसरे नंबर पर केरल है दोस्तों। अब यहाँ पर छोटी इलायची और बड़ी इलायची, छोटी इलायची जो हरी वाली होती है, जो हम लोग सामान्यतः खीर वगैरह में डाल देते हैं, या हलवे में, या फिर चाय में डालते हैं, और जो बड़ी इलायची होती है काली काली टाइट होती है, ठोस होती है, वो आपके गरम मसाले या सब्जी के मसालों में पीस के डलती है। तो छोटी इलायची का सबसे अधिक खेती कहाँ पे होती है, केरल में होती है, फिर दूसरी तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, यानी कि साउथ इंडिया में। और इसी को हम देखते हैं कार्डमम पहाड़ी के रूप में, जो केरल के अंतर्गत पाई जाती है। बड़ी इलायची की बात करेंगे तो सिक्किम में होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, और नागालैंड में होती है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बड़ी इलायची जो कि मसाले से संबंधित है, और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटी इलायची होती है।
मसालों का बागान अगर हम बात करें तो किस राज्य को कहा जाता है, तो भाई मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। लेकिन सबसे अधिक जो मसालों का उत्पादन होता है ना, वो मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में और गुजरात में। केरल जैसे राज्यों का तो अब नाम भी खत्म हो गया। पहले हालांकि जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस समय केरल में मसालों का उत्पादन ज्यादा होता था। वास्को डिगामा ने खुद जो है कि मसालों के व्यापार से लगभग 60% प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 60% लगभग। लेकिन अब जो है कि मसालों के बारे में जो खेती होती है सबसे अधिक, वो एमपी में होती है और राजस्थान, फिर गुजरात। अच्छा, मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो काली मिर्च को कहते हैं, जो गोल गोल होता है। और मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं, वो भी छोटी इलायची को कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि काली मिर्च का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो हो जाएगा आपका कर्नाटक, और फिर उसके बाद केरल। और काली मिर्च को क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। और इलायची को क्या कहते हैं? रानी कहते हैं मसालों की। इसका अग्रणी उत्पादक केरल है और तमिलनाडु, क्योंकि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं ये छोटी इलायची के लिए फेमस होते हैं। और जब हम इलायची वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे छोटी इलायची को ही माना जाता है। अब इसी तरीके से एक और सबसे इंपॉर्टेंट मसाला होता है जिसे हम लौंग कहते हैं। ये यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका या सूखी हुई फूलों की कली से प्राप्त होता है। तो इसका क्या वैज्ञानिक नाम है? यूजीनिया कैरियोफाइलेटा एक सदाबहार वृक्ष है जहां से हमें लौंग की प्राप्ति होती है। और सबसे अधिक लौंग का उत्पादन तमिलनाडु में होता है, फिर उसके बाद कर्नाटक में होता है, थर्ड नंबर पे आता है आपका केरल। तो सबसे अधिक कहाँ पे होती है लौंग की प्राप्ति? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो ये इस तरीके से आपको क्रम याद रखना होगा। और अब हम काली मिर्च के प्रोडक्शन की जो मतलब इसके उत्पादन की जो दशाएं हैं, तो देखिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। और सदाबहारी वृक्ष है, एक तरीके से सदाबहारी जलवायु है, क्योंकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में वर्षा अधिक होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक इसको वर्षा चाहिए। उष्ण और आर्द्र यानी कि थोड़ा सा गर्म क्षेत्र पे चल जाएगा, और थोड़ा गीला यानी कि आर्द्र जलवायु भी इसके लिए उपयुक्त होती है। और यहाँ पर 1100 मीटर तक की ऊंचाई की पहाड़ी ढाल चाहिए, और इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? मैंने आपसे ऊपर पूछा था कि व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। और ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? काली मिर्च को कहते हैं। और साथ ही साथ ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं दोस्तों? ब्लैक डायमंड, तो ये मैंने बताया था आपको, कोयले को कहा जाता है। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए आप तीनों चीजों को। अगर मैंने फिर से बता दूं कि ब्लैक गोल्ड कहते हैं काली मिर्च को, और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक डायमंड किसे कहेंगे, तो ये कोयले को कहा जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट गोल्ड किसे कहेंगे, तो हमने बताया आपको कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ये तीनों चीजें याद रखना। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 20 पर, जहां हम झूमिंग कृषि करेंगे। तो झूमिंग कृषि कर लेते हैं भाई, तो देख लेते हैं झूमिंग कृषि। तो झूमिंग क्या होता है दोस्तों? झूमिंग होता है एक तरीके से झूम कृषि करना, मतलब कि आप बड़े बड़े पेड़ों को, जंगलों को काट के साफ करते हैं और फिर वहां की मिट्टी को खेती युक्त बनाते हैं। और जब वहां पे खेती करते रहते हैं 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, और जब लगता है कि अब धीरे धीरे इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, प्रोडक्शन अब इसका बहुत कम हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, तो आप उस क्षेत्र को छोड़ के फिर आप दूसरे क्षेत्र में जाते हैं या दूसरे जंगलों की ओर, और वहां के भी जंगल आप काटते हो और फिर उसमें भी आप खेती करने लगते हो। तो इसी को कहते हैं झूमिंग, जो कि वनों को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। तो झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति भी इसे कहते हैं, अर्थात जंगल काटकर सूखने को छोड़ दिया जाता है, फिर जंगल को हटा के उस मिट्टी को साफ करके उस पर खेती की जाती है। तो इसी तरीके से जब जंगल काट के छोड़ दिए जाते हैं, जब वो सूख जाते हैं, तो वहां के पेड़ पौधों को हटा के जलाने के काम आ जाते हैं, खाना पकाने के लिए, और फिर उस मिट्टी को साफ करके, कूड़ा कचरा साफ करके फिर उसमें खेती की जाती है। अब इसको क्या होता है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे झूम जो कृषि होती है, झूम वर्ड होता है, ये जो शब्द होता है, ये सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। लेकिन ये पद्धति केवल वहीं फेमस नहीं है, ये आपके पूरे भारत में फेमस है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग झूम खेती करते हैं, मध्य प्रदेश में भी करते हैं, ओडिशा में भी करते हैं, आंध्र प्रदेश में भी करते हैं, दक्षिण भारत में भी करते हैं। तो उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि उत्तर पूर्वी भारत, इट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वहां पे झूम बोलते हैं इसको। लेकिन अगर मैं पश्चिमी घाट की बात करूं, तो पश्चिमी घाट में इसको कुमारी बोला जाता है, इस पद्धति को। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में इसको वालतेरे बोलते हैं, वालतरे। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको डाहिया बोलते हैं, हालांकि पैड़ा वगैरह ही बोलते हैं, लेकिन डाहिया वहां पर बोला जाता है। और इसी तरीके से स्थानांतरित खेती में
अगर आप देखोगे कि पोंडू की बात करूं तो पोंडू ओडिशा में बोला जाता है, मासा कहाँ बोला जाता है, मध्य प्रदेश में, और अभी मैंने बताया डाहिया भी बोलते हैं, और पूनम कहाँ बोलते हैं, ये केरल में बोलते हैं। तो इस तरीके से जो झूम खेती की बात थी इस तरीके से, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो अब जरा हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जिसमें हम कृषि के विविध आंकड़ों के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल से समझेंगे। तो जरा देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो पहला तो देखो बीजों का वर्गीकरण किया जा रहा है इस कृषि के विविध वाले चैप्टर में। जैसे एक होते हैं प्रजनक बीज, एक होते हैं आधार बीज, और एक होते हैं प्रमाणित बीज। तो जो प्रजनक बीज होते हैं दोस्तों, ये बीज उत्पादन का मूल स्रोत होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन करने वाले बीज होते हैं, और ये किसी भी खेती के लिए बेसिक माने जाते हैं, यानी कि सबसे मूल स्रोत माने जाते हैं। और ये अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं, और इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग रखा जाता है, यानी कि सुनहरा पीले रंग का टैग होता है। इट मीन्स कि अगर जो बीज होते हैं अगर वो येलो कलर के थैले में पैक किए गए हैं तो ये मान के चलो कि वो रिसर्च के लिए खासकर जो है कि तैयार किया गया है। और अगर आधार बीज की बात करें तो प्रजनक बीज से तैयार जो आधार बीज होते हैं इसको तैयार किया था, और जिसके लिए व्हाइट रंग का टैग दिया जाता है। वहीं प्रमाणित बीज की बात करें तो प्रमाणित बीज के लिए जो कि आधार बीज से उत्पादित होता है और इसको नीले रंग का टैग दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ फसल है और उनके राज्य पूछे जा रहे हैं कि कहाँ पर इनकी खेती होती है। तो जैसे टैपियोका की खेती आपको तमिलनाडु में मिल सकती है, ठीक है। और कपास की खेती कहाँ मिलेगी? कपास की खेती सबसे अधिक गुजरात में होती है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, ये भी फर्स्ट पोजीशन में। जूट और पटसन वेस्ट बंगाल में। मूंगफली की बात करें तो गुजरात में हो जाएगी। उसी तरीके से आलू की बात करें तो यूपी में प्रथम होता है। जैसे यूपी में गन्ना अधिक होता है, गेहूं अधिक होता है, खाद्यान्न अधिक होता है, आलू अधिक होता है, दूध अधिक होता है। हालांकि अब तो दूध का आंकड़ा राजस्थान में आ चुका है, अब यूपी में नंबर 1 पे नहीं रहेगा दूध उत्पादन में। वैसे ही नारियल की बात करें तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। तंबाकू की बात करें तो गुजरात में सबसे अधिक होता है। केला की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है केला। फिर राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र भी है एक दोस्तों, जिसको हम लोग त्रिची या तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना त्रिची में हुई थी 21 अगस्त 1993 को, और ये तिरुचिरापल्ली इट मीन्स कि तमिलनाडु में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ पे है तो आप कहोगे तमिलनाडु में। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र तो लखनऊ में, लेकिन गन्ना प्रजनक केंद्र तो तमिलनाडु हो जाएगा आपका। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रश्न गलत हो जाएंगे। ये क्योंकि फैक्ट आधारित प्रश्न है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार चावल का सबसे अधिक प्रोडक्शन किया गया 130 मिलियन टन, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ 106 मिलियन टन, मोटे अनाज हुए थे लगभग 50.9 मिलियन टन, और दालों की बात करें तो 27 मिलियन टन। हालांकि दालों का उपभोग ज्यादा होता है भारत में, इसलिए हमें आयात करना पड़ता है, क्योंकि इसका उत्पादन उतना नहीं हो पाता जिससे भारत की डिमांड कंप्लीट हो सके। अब जैसे इसमें देखोगे कि सीड्स कुल खाद्यान्न, अब सीड्स कुल खाद्यान्न में सबसे बड़ा उत्पादक कौन होता है? यूपी होता है, जो कि 17% का योगदान देता है। वहीं एमपी इसमें 12% का योगदान दे रहा है, और पंजाब आपका 8% का योगदान दे रहा है, और 315 मिलियन टन का प्रोडक्शन पूरे कुल खाद्यान्न में किया गया। क्लियर है? फसलों की बात करें और फसलों में लगने वाले जो जीव होते हैं यानी कि रोग होते हैं उनकी बात की जाए तो फसल नाशक जो भी जीव होते हैं, जैसे गेहूं से संबंधित कौन सा जीव होगा? एफिड हो जाएगा। चावल से घुंडी मतकुरण हो जाएगा। गन्ने से शीर्ष प्ररोह वेधक सलभ हो जाएगा। चने से गोलक सलभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फसल नाशक जीव हैं और कुछ नहीं। अब जरा यहाँ पर फसलें और उनके बीमारी वाले रोगों की बात कर लेते हैं। तो रोगों की बात करें, जैसे अगर आप देखोगे कि गन्ने में कौन सी बीमारी होती है तो रेड डॉट होता है। धान में कौन सी बीमारी होती है? खैरा रोग होता है, जो कि जस्ते की कमी से होता है। अरहर में कौन सी बीमारी होती है? उकठा यानी कि विल्ट होती है। आलू में कौन सी बीमारी होती है? झुलसा, अगैती झुलसा, पछैती झुलसा होता है। बाजरा में कौन सी बीमारी होती है? हरित बाली और अर्गट। अर्गट बहुत फेमस है, ये कई बार पूछा गया पेपर में। मटर में बात करेंगे तो मटर में बुकनी रोग होता है, यह भी कई बार पूछा गया। और चना में उकठा और विल्ट। अब आप कहोगे सर अरहर में भी था, तो इसका सीधा उत्तर होता है कि दलहनी फसल जितनी भी होती है, चाहे वो आपकी अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो, चना हो, मटर हो, इन सभी में उकठा यानी विल्ट नाम की, जिसमें पत्तियां सफेद हो जाती हैं, थोड़ी सी मुरझा जाती हैं, तो ये बीमारी पाई जाती है। अब यहाँ पे जूट फसल की बात कर लेते हैं और जूट के बारे में बेसिक जानकारी लेते हुए हम आज की क्लास को स्टॉप करेंगे दोस्तों, और फिर हम शाम में दूसरी क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तो अभी हम देखते हैं जूट फसल की बात करें तो ये खरीफ की फसल है। इट मीन्स कि इसका प्रोडक्शन कब किया जा रहा होगा, इसकी बुआई कब हो रही होगी? अप्रैल मतलब
मई जून के आसपास हो जाएगी और इसको उच्च टेम्परेचर से आर्द्र जलवायु चाहिए। इसीलिए पश्चिम बंगाल जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर है और इसलिए यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो वहां पर सबसे अधिक उसका प्रोडक्शन होता है। हालांकि बांग्लादेश में भी सबसे अधिक होता है, उड़ीसा में भी होता है। मुख्यतः पूर्वी क्षेत्रों में इसकी खेती होती है, सीमित मात्रा में ही ये पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सीमित मात्रा में, मुख्य रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बिहार में खेती होती है। पहला स्थान होता है इसमें पश्चिम बंगाल का और इसमें कांप या दोमट मिट्टी जो है वो ज्यादा उपयुक्त होती है। अब जूट और मेस्ता के अग्रणी उत्पादक राज्य में आप देखो कि पश्चिम बंगाल 78%, असम की बात करें तो 10% और बिहार की बात करें तो लगभग 8.5% के आसपास ये प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कपास, जूट, सनई का जो संबंध होता है वो रेशे वाली फसलों से होता है, क्योंकि कपास से भी रेशा प्राप्त होता है, जूट से भी होता है और सनई से भी होता है। वैसे ही मक्के की खेती वर्ष भर की जा सकती है, ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तो बस आज की क्लास हम लोग दोस्तों यहीं रोकेंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, आप भी पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप यूट्यूब पर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं, पेमेंट सिस्टम को जान सकते हैं, प्राइस की बात कर सकते हैं, वहाँ सब कुछ डिटेल से मेंशन किया गया है। तो व्हाट्सएप नंबर दोस्तों वीडियो के नीचे मोर सेक्शन जहाँ पे लिख कर आता है वहाँ पर दिया गया है। और डेमो पीडीएफ के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू दोस्तों।